हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनरल स्टडीज के जनरल नॉलेज का पार्ट हम करवा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए, ये जो 2026 में होने वाली है। इसी सीरीज में ये तीसरा पेपर है, प्रैक्टिस पेपर थर्ड। 30 क्वेश्चंस इसमें होंगे, जिसमें सभी टाइप के जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से लिए गए हैं। हो सकता है जनरल साइंस का एक दो क्वेश्चन कम लिया गया हो, लेकिन संविधान का पार्ट है, शिक्षण का पार्ट है, इतिहास का पार्ट है, भूगोल का भी, तो सबका मिक्सचर वैसे ही तैयार किया जाता है। इस बार आंसर्स हम साथ में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जनरल नॉलेज का पार्ट प्रैक्टिस पेपर थर्ड। हमसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। स्टेटमेंट है ये, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड ऐसे दो स्टेटमेंट हैं। पहला है, बंगाल का व्यापार संतुलन 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उसके अनुकूल था, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां बंगाल के माल के बदले कीमती धातुएं लाती थी। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, सिराजुद्दौला के शासनकाल में बंगाल में राजनीतिक स्थिरता और राजस्व वसूली में सुदृढ़ता चरम पर पहुंच चुकी थी, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तक्षेप का अवसर नहीं मिला। अब आपको सही पर टिक करना है। कौन से स्टेटमेंट सही है? केवल कथन फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, या ना तो फर्स्ट सही है ना तो दूसरा सही, मतलब दोनों गलत है। तो इसके अगर स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट, बंगाल का व्यापार संतुलन 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उसके अनुकूल था, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन सिराजुद्दौला के शासनकाल में बंगाल में राजनीतिक स्थिरता नहीं थी, अस्थिरता थी। तो हम देखो, आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया कोई उत्तर गलत है, आपको लगता है तो आप कमेंट में बताएं। दूसरा, कितने आपके सही हुए हैं ये भी आप लिखकर बताएं। तो इसका जो मुझे लगता है वो केवल कथन पहला ही सही है, फर्स्ट, पहला ऑप्शन ही करेक्ट मालूम पड़ता है, तो हम इसमें फर्स्ट पर टिक लगा रहे हैं। आंसर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई है? ध्यान रहे, भारत रोजगार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? वित्त मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब बात यहां रोजगार की है तो वित्त मंत्रालय तो नहीं देख रहा है ये वाला रोजगार, ग्रामीण विकास भी नहीं देख रहा है, मैं एलिमिनेट करके कर रहा हूं। कौशल विकास, ये शायद स्किल डेवलपमेंट ये हो चुका है, मेक इन इंडिया लगभग फ्लॉप सा ही मानिए। तो ये जो उत्तर होना चाहिए ये है श्रम व रोजगार योजना, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार ध्वनिक निगरानी तकनीक का उपयोग करके घास भूमि पक्षी गणना की गई है? सुंदरवन में, गिर में, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा में, रणथंबोर। अब सोचिएगा, समय लीजिएगा, मैं आंसर बता रहा हूं, या वीडियो रोक दीजिएगा, सोचने का वक्त अगर आपको चाहिए तो सही उत्तर है इसका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन करेक्ट है। विच वन? थर्ड। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, FIDE महिला विश्व कप, फाइड का महिला विश्व कप 2025 की विजेता निम्नलिखित में से कौन बनी? पहले तो इस के बारे में हम थोड़ा बता दें। प्रतियोगिता शतरंज, चेस को बिलोंग करती है, और ये जो है ये कौन विजेता बनी है? तो विजेता बनी है इसकी दिव्या देशमुख, दिव्या देशमुख। 25 की ये करंट अफेयर्स का ये पार्ट रहेगा। अब है संविधान का ये पार्ट है। निम्नलिखित युग्मों का परीक्षण कीजिएगा, अनुच्छेद और विषय। कौन सा विषय किस अनुच्छेद से है? ये बड़ा अच्छा ही टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा 395 आर्टिकल्स जो पुराने में थे, जो मूल रूप से थे, उन्हें पढ़ लीजिए, उन्हीं में से लगभग क्वेश्चंस आपके बनेंगे। पहला अनुच्छेद 267, आकस्मिक निधि 275, कुछ राज्यों का संघ से अनुदान 280, वित्त आयोग की सिफारिशें 292, भारत सरकार द्वारा उधार लेना।
चलिए चेक करते हैं कौन कौन से इसमें से सही है। अनुच्छेद आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि को ही दर्शाता है, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ये भी सही है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। वित्त आयोग की सिफारिशें हालांकि 280 में नहीं है, इस सिफारिशें हैं आर्टिकल 281 में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो 280 में तो नहीं है, वित्त आयोग से रिलेट करता है 280, तो हम इसे नहीं सही करेंगे क्योंकि सिफारिशें बोला गया है यहाँ पर। 292 भारत सरकार द्वारा ऋण लेना मतलब उधार लेना, ये सही है। तो इसमें से ए सही लगा, बी सही लगा या फिर डी, पूर्ण रूप से 3 सही लगे, तो 3 सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 पर चल रहे हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का आप विकल्प चुनिए। देवसा दर्रा समुद्र तल से ऊंचाई आपको बतानी है, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है, हमेशा ही सबके याद ही नहीं रह पाते हैं, तो थोड़ा ऑप्शन ऊपर कर लेते हैं हम। हाँ दिख रहे हैं अब हमें। इसमें जो हमारे हिसाब से है, देवसा जो दर्रा है ये 53, ये सबसे ऊंचाई पर है, ये इसकी 5360 मीटर। तो फर्स्ट का ए सही है, और ए इसलिए देखिएगा, ए अगर पता चल गया आपको तो बाकी विकल्प पता चल ही जाने हैं, सभी में अलग अलग है, बाकी को देखने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन पर। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। चलता हुआ हवाई जहाज, एक बम नीचे गिराया गया और जब बम नीचे पहुंचेगा तो हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी। बम के ठीक ऊपर, बम गिरने के स्थान से आगे, बम गिरने के स्थान से पीछे, आगे या पीछे, उसकी गति पर निर्भर करता है। तो कहां होगी आप सोचिएगा। फिजिक्स का एक्यूरेट ये क्वेश्चन बोला जाएगा कायदे में, तो जिसे फिजिक्स ठीक से आती होगी बड़े आसानी से कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं। बम अगर गिराया गया है तो बम की गति भी हवाई जहाज की गति के बराबर होगी और वो भी आगे की तरफ मूव करेगा। तो इस स्थिति में अगर हम बात करें तो जो सही अनुमान है ऑप्शन का वो है कि बम के ठीक ऊपर लिखा है, लेकिन लगभग ऊपर वो ऐसा बोला जाएगा क्योंकि गति दोनों ही आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो 7th का ए पार्ट सही है। 8th पर आते हैं। फिर है स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट यहां गिवन है। पराध्वनि का उपयोग शरीर के आंतरिक अंगों की प्रतिबिंब प्राप्त करने, ट्यूमर तथा पथरी का पता लगाने में किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी केवल हृदय की समस्याओं की जांच के लिए प्रयुक्त होती है। तीसरा, प्रध्वनि का उपयोग गर्भाशय शिशु की वृद्धि एवं जन्मजात दोषों का पता लगाने में के लिए भी किया जाता है। इनमें से 3 स्टेटमेंट में से कौन कौन से सही हैं। केवल 1 और 2 सही हैं, 1 और 3 सही, ऐसे आपको बताना है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं एक बार तीनों को। पहला तो सही प्रतीत होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी केवल हृदय के लिए नहीं होती है, तो इस हृदय के लिए नहीं होती है, ये बाकी अंगों के लिए होती है। तो दूसरा ये गलत है, तो दूसरा गलत है, तो इस पे हम टिक करेंगे बी ऑप्शन को। जो सही है कौन से हैं, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है सीपीआर से क्या तात्पर्य। सीपीआर देते हैं, देखा हुआ सीपीआर, तो ये होती है कि भाई हार्ट अटैक आया, कार्डियक अटैक आया तो सीपीआर दी जाती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपको बतानी है। कार्डियोपल्मोनरी संशोधन, कार्डियक प्लेन्सेटाइल संशोधन, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, कार्डियो प्रोग्राम बचाव। तो इसका सही उत्तर है कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन। सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, सी। क्वेश्चन नंबर 10th पर आते हैं। बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था। जरासंध था, श्रुतंश, बिंबिसार, रिपुंज, रिपुंजय माफ कीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रिपुंजय। 10th का डी। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। चलिए आगे है, फिर से इतिहास को छोड़कर फिर से संविधान वाला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में क्षमा विराम
स्थगन, परिहार और लघुकरण से संबंधित शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रदान की गई? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और न्यायपालिका, ये सब संबंधित हैं संविधान के भाग 5 से। चूंकि भाग 5 में दिया हुआ है, भाग 5 स्टार्ट होता है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक। तो ऐसे ये आर्टिकल हैं इसमें, 52 से 151 100 आर्टिकल है। अब 161, 226 तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं, ये तो हैं ही नहीं, बिलोंग ही नहीं करते भाई, आते ही नहीं उसमें। तो यानी कि या तो 72 है या तो 74 है। अब 2 बचते हैं और 2 में जो सही आंसर है वह है अनुच्छेद 72, 72। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सतलुज नदी निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ये मानसरोवर से निकलती है सतलुज नदी और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किस दर्रे से होकर ये प्रवेश करती है बताना है। तो जो दर्रा है वो है सिपकिला, इस दर्रे से ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारंपरिक चिकित्सा का दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दूसरा ऑप्शन है पारंपरिक चिकित्सा के लिए WHO का वैश्विक केंद्र जामनगर में स्थापित किया गया। अब इसमें थोड़ा संशय है, सही उत्तर मैं जो दे रहा हूं देखना, करेक्ट एक बार से जांच लेना। जो मुझे याद आता है कि पारंपरिक चिकित्सा का दूसरा विश्व स्वास्थ्य संगठन का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, मुझे ऐसा है याद पड़ता है। तो मैं 1 और 2 पर जा रहा हूं, कंफर्म नहीं है, एक बार भाई चेक कर लेना इसे रीचेक करके मुझे भी बताना। बल्कि 14 पर है अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुसंगत है, मतलब सुमेलित है, ठीक है? RAM, रैम कंप्यूटर ICT का एक क्वेश्चन है। ROM, RAM, ROM दो ही हैं इधर। तो इधर स्थायी स्मृति, केवल पढ़ने योग्य स्मृति, प्रोग्राम निर्देश संग्रहित करता उपयोगकर्ता द्वारा बदली जा सकती है। मैं बता दूं, ROM की जो फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि केवल पढ़ने योग्य स्मृति। तो इसमें जो सही सुमेलित है वो बी है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ICT के वीडियो हमारे हैं, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, सही है? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द प्रिंस है, कैथरीन मेयो की मदर इंडिया है, शेक्सपियर की द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एडोल्फ हिटलर अ पैसेज टू इंडिया है। कौन सी इसमें से सही सुमेलित है? सही है, करेक्ट है, करेक्ट मैच है, करेक्ट पेयर है। तो ये है कैथरीन मेयो की पुस्तक है मदर इंडिया, जो एक विवाद से भी जुड़ी है। पढ़िएगा थोड़ा इसके बारे में, पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है, मैच नहीं करता, इनकरेक्ट कौन सा? विच वन इज द इनकरेक्ट? रेड क्रॉस का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में, एशियाई विकास बैंक ADB मनीला में, ओपेक जो पेट्रोलियम संगठन है उसका वॉशिंगटन DC में है, शार्क का काठमांडू में है। तो कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है? इसमें 3 तो सही है, तो याद करने का भी मौका मिलेगा आपको। रेड क्रॉस जिनेवा में है, ये ठीक उत्तर है। एशियाई विकास बैंक ADB का मनीला में है। ओपेक जो संगठन है ये वॉशिंगटन में नहीं है, ये वियना में है, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। तो ये उत्तर होगा हमारा, जो कि सही मेल नहीं है। सार्क देशों का संगठन काठमांडू। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। होलोंगापार गिब्बन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर। चारों ऑप्शंस नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट में तो है, ये तो क्लियर हुआ। तो ये स्थित है असम में। कहां पर स्थित है? असम। क्वेश्चन नंबर
18th पर है, वाराणसी को निम्न में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। बहुत पुरानी हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस इसमें हैं, हालांकि इनके आने की जो संभावना है कम है, लेकिन क्या पता आ जाए इसलिए एक दो हमने डाल दिया है थोड़ी। पहला ऑप्शन अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा महापदानंद, चौथा शिशुनाग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सही है वह है शिशुनाग। आगे है, भारत का रांची पठार किस प्रकार के स्थल रूप का उदाहरण है। अवनत मैदान है, उत्थित संप्राय मैदान है, जलोढ़ मैदान है, अपर्दन घाटी है। घाटी तो नहीं है, जलोढ़ मैदान भी नहीं है। अब देखिएगा कौन सा उत्तर सही बचा है, तो वह है उत्थित संप्राय मैदान। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। दमन और दीव के मध्य कौन सा जल राशि अवस्थित है जो दोनों को भौगोलिक रूप से पृथक करती, अलग करती है। कच्छ की घाटी, खंबात की घाटी, नर्मदा नदी या तापी नदी। तो ये पश्चिम की बात कर रहे हैं, पश्चिमी तट, गुजरात के बाद का तट, जहां खंबात और कच्छ दोनों की घाटी ही है। तो सही उत्तर इसका है खंबात की घाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर है, धौलावीरा को सिंधु घाटी के अन्य नगरों से किस प्रमुख वास्तु विशेषता के आधार पर भिन्न अलग माना जाता है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से कैसे अलग है, सीधी बात ये बतानी है। धौलावीरा गुजरात में एक स्थल है। अब ये कैसे अलग है, वहां जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल थी, दोनों में ही थी। यह एकमात्र पहाड़ी स्थल था, वहां पत्थर से बनी स्थायी संरचनाएं मिली, बस यही उत्तर है। धौलावीरा में वहां पत्थर से बनी स्थायी संरचनाएं मिली, जबकि सिंधु घाटी में कच्ची ईंटों से बनाई हुई संरचनाएं मिली। तो ये अलग है। वहां केवल मिट्टी के घर मिले, वो दोनों में है मिट्टी के। क्वेश्चन नंबर 22 पर है। अब हम, आप एक संग्रहालय क्यूरेटर हैं मान लेते हैं, और सिंधु सभ्यता में बाल जीवन को दर्शाना चाहते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं आप प्रदर्शनी में शामिल करेंगे। ये क्वेश्चन आपको वैसे तो कहीं नहीं मिलेगा, आप पर निर्भर करता है आप क्या सोचते हैं। बस दिमाग में रखें कि सिंधु घाटी और बाल्य जीवन को दिमाग में जरूर रखें। क्या शामिल करेंगे, 4 ऑप्शंस दिए। पहिएदार गाड़ियां करेंगे, टेराकोटा पशु पक्षी करेंगे, नृत्य करती बालिका करेंगे, मिट्टी के छकड़े और घोड़े करेंगे। तो सिंधु घाटी को दिमाग में रखते हुए और बाल्य जीवन को दिमाग में रखते हुए क्या क्या शामिल करेंगे। पहिएदार गाड़ियां होंगी, बिल्कुल है। टेराकोटा पशु पक्षी भी दिखेंगे। नृत्य करती बालिका बाल्य जीवन से संबंधित नहीं लगती हैं, इसे हटा देते हैं। मिट्टी के छकड़े घोड़े आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। अब सही उत्तर का चुनाव करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। कथन एक, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उत्पन्न उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा और तेज हवाएं लाते हैं, ठीक है जी। इसका कारण क्या है, ये चक्रवात पूर्वी जेट प्रवाह द्वारा भारत की ओर लाए जाते हैं और इनके मार्ग वर्षा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये इसका बिल्कुल कारण भी यही है। तो जो ऑप्शन पर हम जाएंगे वह है उत्तर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। मैं थोड़ी वीडियो छोटी रखना चाहता हूं, इसलिए थोड़ा फास्ट में चल रहा हूं। ज्यादा बड़ी वीडियो इंटरेस्ट खत्म करती है भाई। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भ्रंश घाटियों में बहती हैं और इस कारण उनमें जलोढ़ निक्षेप कम पाए जाते हैं। देखिएगा, नर्मदा गोदावरी पहले ऑप्शन है, दूसरा तापी और नर्मदा, कृष्णा और कावेरी, महानदी और तापी। सोचिएगा अब कौन सी भ्रंश घाटियों से में बहती हैं। तो इसका उत्तर है तापी और नर्मदा। नर्मदा, तापी सभी को एक बार सही से पढ़ लीजिए। महानदी भी बहुत सारी
जी के इनके आसपास घूमती है। क्वेश्चन नंबर 25 पर है 25। दुनिया का पहला पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन व्यापार बाजार किस भारतीय शहर में शुरू किया गया है? अहमदाबाद, मुंबई, विशाखापट्टनम, सूरत। मुंबई महाराष्ट्र का है, जबकि दो गुजरात के हैं, अहमदाबाद और सूरत। और सही उत्तर है सूरत। सूरत में स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26 स्क्रीन पर ही है। अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़? तो इसका भी सही उत्तर है सी, तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति, हाँ जी, उपराष्ट्रपति की सीरीज याद कर लीजिएगा। राष्ट्रपति की सीरीज तो याद करते हैं बच्चे, प्रधानमंत्री की, उपराष्ट्रपति की भी कर लीजिएगा, अटॉर्नी जनरल की भी कर लीजिएगा, ऐसे कर सबकी कर लीजिएगा, थोड़ा आइडिया रहे आपको। रामनाथ कोविंद, बी सुदर्शन रेड्डी, सीपी राधाकृष्णन, एम वेंकैया नायडू। मैंने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? 15वें। तो इसका सही उत्तर है जी, सीपी राधाकृष्णन। एक बार रिचेक सभी को करना भैया। ये है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणियों में शामिल है? प्राथमिकता हम किसे देते हैं? कृषि को, सामाजिक संरचना को, अवसंरचना को, परमाणु ऊर्जा को, नवीकरणीय ऊर्जा को? तो जी कृषि को तो देंगे ही, सामाजिक अवसंरचना को भी देंगे, नवीकरणीय ऊर्जा को भी देंगे भैया, परमाणु ऊर्जा को छोड़कर सभी को हम प्रायोरिटी पर रखेंगे, क्योंकि परमाणु ऊर्जा तो दोनों तरीके से काम करती है। तो इसका सही उत्तर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, दो क्वेश्चंस बचे हैं इस सीरीज में, देखेंगे कितने सही हुए आपके 29। फिर से दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के निर्वाचित, पूरा क्वेश्चन पढ़िए, केवल संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य करने के लिए समान वेतन मिले, यह राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। कौन से कथन सही हैं? ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के निर्वाचित और जो मनोनीत किए जाते हैं दोनों सदस्य करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा सही है, तो हम जो टिक करेंगे वो केवल टू वाला सही है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस पेपर का। निम्नलिखित में से किस विषय पर संसद में कोई स्थायी समिति गठित नहीं की गई है अभी तक? सार्वजनिक उपक्रमों की निगरानी के लिए, सरकारी अवशासनों की समीक्षा के लिए, बजटीय आकलनों की जांच के लिए, या चौथा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए? तो जो सही उत्तर है, मैं भी थोड़ा चौंक गया था, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नहीं की गई है। तो ये थे 30 क्वेश्चंस। आप कितने कर पाए, कितने सही हुए, आप लिख कर भेजिएगा। रीचेक करना ना भूलें भैया, ठीक है? आप ऐसे आंख बंद करके विश्वास ना करें, रीचेक कर ले। एक को तो मैंने बोला ये रीचेक करके रखें, ठीक है जी? क्लियर रहे, रीचेक करें, आंसर भेजें। कुछ का गलत लगता है तो भी हमें भेजें, ये जरूर भेजें। मैंने आंसर इसके साथ बताए हैं, बताते रहेंगे। हाँ, ये आर्टिकल मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ हर बार। देखो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल ही रहे हैं और मिलते ही हैं, तो सभी आर्टिकल लिखवाता हूँ, भाग 5 ले लेता हूँ मैं, सारे एक ही साथ में बता दूंगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।